हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि कल हमने गणित के 2021 पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जहां तक हम लोग 18 तक सॉल्व किए थे। 19 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा देर न करते हुए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग देखिए, सबसे पहले 19 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं। ए और बी दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? ए और बी दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? कि जिनके बीच का मध्य क्या हो, एक, मींस कोई भी कॉमन डिफरेंस ना हो। जैसे 2 और 3, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। जैसे 5 और 7, ये जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे अंक से ना घटे, उसे कहते हैं क्या चीज? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ए और बी दो अभाज्य संख्या है, तो इनका लसक क्या होगा? तो लसक क्या होता है? दोनों का सिर्फ गुणनफल क्या रहेगा? ए और बी है, तो ए और बी का गुणनफल क्या होगा? a into b। इस वजह से ऑप्शन इसका क्या आएगा? ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं है। देखिए, किसी भी अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत जो किसी घटना जो होती है PE वो लेस एंड इक्वल टू 1 होती है एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। यानी कि 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। ठीक है ना। और बाकी जो मिले इन दोनों के बीच में होती है। तो कह रहा है इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है? कौन सी प्रायिकता नहीं है? तो देखिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा नहीं। ये देखिए, ये आपका 1 से कम है। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में अगर हर अंश से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, उस केस में ये जो होता है 1 से छोटा होता है। तो ये 1 से छोटा हो गया, 0 और 1 के बीच होना चाहिए। ये ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में है। ये 33% का मतलब क्या चाहिए? 33 बटे में 100, 0.33 ये भी है। और ये बचा 7 बटे 6। 7 बटे 6 क्या होता है? 7 बटे 6 क्या होता है? 1 से ये बड़ा है, ये ग्रेटर देन क्या है? 1 है। और प्रायिकता कहती है कि क्या होनी चाहिए? ये 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों को इरेज कर दे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 7x² - 12x + 18 = 0। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का अनुपात पता करना है। तो ये दोनों का अनुपात क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, ये होता है आपका c/a। इसके अकॉर्डिंग ये आपका a है, ये आपका b है, और ये क्या है? कांस्टेंट है, जो क्या होगा? ये c हो, क्या होगा? c होगा। ठीक है ना। ये आपका a, ये आपका b, और ये क्या होगा? c। तो ये होता है -b/a, -12 बटे में क्या हो जाएगा? a का मान है 6, यानी हो गया 12 बटे में 7। ये c 18 और a का वैल्यू कितना भैया? 7। नहीं, पूछा दोनों का अनुपात, पूछा है क्या जी? गुणा, पहले जोड़ है फिर है गुणा। इसका वैल्यू है 12/7, इसका वैल्यू है 18/7, 7 7 कैंसिल, तो 12/8 18, तो 12 अनुपात क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। है सब में कटा सकते हैं, और इसे 2 में और ये 3 टाइम्स में, तो आपका हो जाएगा 2:3। 2:3 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। इसको इरेज कर दिया है। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 20 था। 21 नंबर पर सॉरी 21 था। 22 नंबर की तरफ हम लोग चले हम लोग। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू 10 का आलेख कैसा होगा? आलेख, ठीक है ना, मींस ग्राफ कैसा होगा? क्या x अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, कि मूल बिंदु से जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस ग्राफ पर बनाएंगे हम लोग। ऑप्शन दे रहा है x अक्ष के समांतर, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा y अक्ष के समांतर, सी ऑप्शन दे रखा है मूल बिंदु से और डी है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, नन ऑफ दीज है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 मतलब ऊपर जाएगा ना, तो y इक्वल टू 10 करेंगे हम लोग। तो क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 का होगा x का वैल्यू आपका 0 है, x का वैल्यू क्या है 0 है। ये क्या होगा, क्या y अक्ष के समांतर जा रहा है? नहीं, y अक्ष पर ही है। कहां है? y अक्ष पर ही है। तो y अक्ष पर ही है तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 4 6, दूसरा ऑप्शन है -4 -6, सी ऑप्शन है 4 -6 और डी ऑप्शन है -4 और 6। क्वेश्चन इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तीसरे पाद में कौन सा है? यह आपका पहला पाद होता है, ठीक है, ये दूसरी पाद होता है, ये तीसरा पाद होता है, चतुर्थांश जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फोर्थ चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। यहां पॉजिटिव होता है, पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में पहला माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें x प्लस और y होता है माइनस। तो तीसरे चतुर्थांश की बात नहीं है, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा? दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, इसलिए कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, देखिए 23 नंबर का 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद ए है, सार अंतर क्या होगा? डी है, ठीक है ना, और प्रथम n पदों का योगफल करना है, निकालना है प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है। तो पता नहीं क्या होगा, कल हम लोग डिस्कशन किए थे इस विषय पर कि जो n पदों का योगफल होता है वो होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d, ठीक है ना। ये होता है क्या चीज? आपके फॉर्मूला होता है, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 2 7 12 डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या निकालना है? 10वां पद। तो देखिए a का वैल्यू है 2, कल इससे पर चर्चा किए हम लोग। इसके बाद यहां कॉमन डिफरेंस होती है, क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, हो जाएगा कितना? 5, और n का वैल्यू दे रहा है कितना? 10। तो 10वां पद निकालना है, तो फॉर्मूले क्या होते हैं? t इक्वल टू a प्लस 1 a माइनस 1 इंटू d,
ए का वैल्यू 2, ये 10 -1 और डी का वैल्यू कितना मिला 5। 2 + 9 बचेगा और 9 बचे कितना हो जाएगा 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो इसका दसवां पद हो जाएगा आपका क्या चाहिए 47 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, देखिएगा 26 नंबर। 26 में कह रहा है कि 14 9 4 -1 -6 का nवां पद पूछ रहा है। nवां पद ऑप्शन में दे रखा है 19 + 5n, बी ऑप्शन कह रहा है 19 - 5n, सी ऑप्शन कह रहा है 19 + n, डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है ना, देखिए इसका क्या होगा कंसेप्ट। तो ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके कर सकते तो कीजिए, सबसे हो सकता है। एनवा पद पूछ रहा है, देखिए कलेक्शन कर लीजिए। प्रथम पद 14 है, एक जो सात अंतर है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, इसके अनुसार हो जाएगा -5। ठीक है ना, और एनवा पद निकालना है। Tn = रूल होता है n - a + n - 1 * d। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये निकालना है हम लोगों को, n की जगह ये निकालना है। ये हो गया -5, ये 14 देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा 5 × n माइनस प्लस ये हो जाएगा 5, नहीं ये हो जाएगा 19 - 5n, जो अंतिम पद हो जाएगा इनवा पद वो 19 - 5n। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। सोचिए, तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ए का मान है 245, बी का मान है 240, सी का मान है 244 और डी का मान है 254। ठीक है, देखिए 10 पदों का योग पहले कलेक्शन कीजिए। ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 7 - 2 = कितना 5, क्या दिया है 5 दिया है, और n ने दिया है 10, क्योंकि 10 ही पदों का योग निकालना है। तो n होता है n/2 इंटू क्या 2a + n - 1 इंटू d। n का वैल्यू पुट कीजिए, 2 ये दिया है 2, ये हो जाएगा 10 - 1 और ये हो जाएगा 5। ये कैंसिल हो गया 5, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 9 बचे 45, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 49 तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, 5 का 20 और 4 तो 200 कितना होगा 45। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 30 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 27 था ना, 28 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ax² + bx + c = 0। ठीक है ना, तो ऑप्शन दे रहा है कि -b + √b² + 4ac होता है, बटे में 2a। बी ऑप्शन दे रखा है इसमें -b + √b², सॉरी 4ac - b² दे रखा है, बटे में 2a। सी ऑप्शन दे रखा है -b + √b² - 4ac बटे में 2a, और ऑप्शन डी दे रखा है b² + -4a × c। बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है ना, ये किसका फॉर्मूला है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा फॉर्मूला निकलता है। ठीक है,
और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपका फॉर्मूला ये वाला सही होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। 29 देखिए 29 का क्वेश्चन रहा है कि दो पॉइंट में एक सपोजिट a मान लिए और एक b मान लीजिए। a का बिंदु है 9 और 3 नियामक जिसे हम लोग करते हैं, b का नियामक है 5 11, तो इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। ऑप्शन ए में 11 है, ऑप्शन बी में 10 है, ऑप्शन सी 13 है, ऑप्शन डी 12। ठीक है ना, निकालना है क्या चीज, दूरी, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का जी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, देखिए ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। सोच समझ कर आराम से कैलकुलेशन कीजिए। 15 माइनस 9 का आ रहा है तो 15 में से 9 घट गया 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। 11 में से 3 को घटा दिए तो 11 से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा आपको 36, यहां हो जाएगा 64, टोटली हो जाएगा 100, तो निकल के कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना, क्या होगा इसका आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत सारा है, इसलिए थोड़ा और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई है। वृत्त की परिधि, वृत्त शब्द का परिधि कितना है 4 पाई मीटर है। तो त्रिज्या का मान निकालना है। कोई है तो बना सकता है बैठकर वीडियो को पॉज करके। ठीक है, y मीटर होगा तो d देखा है MOT मतलब कि नन ऑफ दीज। ठीक है ना, तो आप बताइए कि परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई इनटू r। क्या दे रखा है 4 पाई। एक क्वेश्चन कर रहा है, तो देखिए यहां से r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो 4 पाई बटे 2 पाई हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ 31। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी। एक क्वेश्चन दे रखा है और बोल रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इस वृत्त के चाप की लंबाई निकालनी है जो केंद्र पर, चाप क्या होता है r, ये केंद्र पर क्या कर रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये एक चाप है, चाप की लंबाई निकालनी है और ऑप्शन दे रखा है इसमें आपको 21 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 22 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 3 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दिया है MOT मींस नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r थीटा बटे में 180 डिग्री। ठीक है ना, r का वैल्यू दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है, पाई का मान 22/7 होता है, ये वो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। ये 22/7, r का मान 21 है, थीटा का मान 60 डिग्री है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 7 3 का 21, 60 या 180, 3 से 3 गया तो कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर और 32 नंबर कह रहा है कि दो घनों का आयतन दिया है, दो घनों के आयतनों का
अनुपात दे रखा है। कितना भैया? 1:27। तो कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यही फाइंड करना है। दिया गया ऑप्शन में ध्यान दीजिए 1/3, 1:8, 1:9 और 1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या दे रखा है पहले समझिए क्वेश्चन को। दो घन है जिनके आयतनों का अनुपात दिया है, ठीक है जी। तो घन के आयतन क्या होता है? देखिए घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन वो होता है क्या जी? बताइए आप लोग। भुजा का क्यूब, ठीक है ना? क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है, साइड, ठीक है। घन में कितने साइड होते हैं? कितने साइड होते हैं? 12, ठीक है ना। अब देखिए इसका अनुपात दे रखा है, तो सपोज दैट ये अनुपात 1/27 है, पहला है और दूसरा है। ये भुजा क्यूब मान लीजिए पहला का A1 है और दूसरा का A2 है, इसका क्यूब और इसके क्यूब का। तो A1/A2 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्यूब इक्वल टू 27। तो A1 और A2 का अनुपात कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 27 हो जाएगा, यानी 1:3, ठीक है ना। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या कर देंगे? इसी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? 1:9, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 का रहा है, कम से कम 40 तक बनाया जाए क्वेश्चन को। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या, एक बेलन है जिसकी आधार की त्रिज्या दिया है 80 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण होते TSA और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, ठीक है ना। ये दोनों का अनुपात निकालना है। बनाइए इसे थोड़ा वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं ऑप्शन को लिख लेता हूं। सी ऑप्शन है 4:1 और डी ऑप्शन है 5:1। बहुत जल्दी इसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया जाएगा। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितना है? 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का नाम है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन यही कर रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या चाहिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ध्यान दीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान दीजिए यहां पर बात करते हैं। जो CSA होता है वो होता है 2πr/h और TSA जो होता है वो 2πr/h। एक सर्कल ये 2πr², 2πr/h प्लस क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 2πr/h प्लस r और ये हो जाएगा का 2πr/h। ये होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 2πr 2πr का यहां से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए आपको क्या मिलता है। h का वैल्यू है 20, r का वैल्यू है 80 और नीचे h का वैल्यू है कितना? 20। ये कितना आ जाएगा? 100। ये कितना आ जाएगा? 20। काट दीजिए 5 टाइम्स में, तो 5/1 मतलब क्या चीज? 5:1। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कि 8, 7, 12, 15, 10
9 और 11 का निकालना है माध्यिका, क्या होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है 10 होगा, बी कह रहा है 11 होगा, सी ऑप्शन में है 9 और ये n को t है 20 नाम दीजिए। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के पहले दिए गए आंकड़ों को सजाया जाता है बढ़ते क्रम में या फिर किसमें? घटते क्रम में। तो पहले जो आंकड़ा दिए उसे सजाइए। तो सबसे छोटा वाला पहले लिखते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर क्या है 15। ये जी अब इसको काउंटिंग किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7। तो एक का वैल्यू क्या हो गया 7। 7 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। और विषम संख्या होता है तो माध्यिका जो होती है, माध्यिका जो होती है वो आपको होती है n + 1/2 का पद। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 7 + 1/2 8/2 मतलब कौन सा? चौथा पद। कहीं से निकाल कर लीजिए 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 35 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 70 80 50 60 फिर 70 हो गया, फिर 40 50 90 50 और 30 का निकालना है बहुलक। ये फाइंड करना है। ठीक है, बहुलक का मतलब क्या होता है? दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो आया है, दिए गए आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आया है। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन सा आया है? देखिए ये शायद आया है 50 एक को है, ये 2 और ये 3 और कोई 3 बार नहीं आया है। 70 है तो 2 टाइम्स है, 2 बार है। 80 एक ही टाइम्स है, 60 एक ही टाइम्स है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। और अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है, प्रायिकता कितना दे दिया है? प्रायिकता p, तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? नहीं घटने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है ना? ऑप्शन दे रखा है p - 1 1 - 3, सी ऑप्शन कर रहा है p और डी ऑप्शन कर रहा है 1 - 1/3। देखिए घटने की प्रायिकता pe और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का सम होता है क्या जी? 1। ठीक ना? तो घटने की प्रायिकता p ये हमें फाइंड करनी है, तो हो जाएगा जी +e e' और 1। तो आपको इसको निकालना है, p चल जाएगा उधर, तो 1 - e हो जाएगा, p हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा क्या जी? इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर की तरफ चले हम लोग। और 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासों को एक बार फेंका गया, 2 डाइस है, 2 पासा है, पासा को कितना बार फेंकना है? 1 बार। कितना फेंकना है? 1 बार। दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता, 5 दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता, ऐसा कितने पॉसिबिलिटी है जिस पर 5 आ सकती है? दोनों पर आना चाहिए। ठीक है ना? कितने पर आना चाहिए? दोनों पर। तो दोनों पर 5 आएगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कितने टोटल पॉसिबल वैल्यू होते हैं? 6। और 2 पासे को फेंका जाएगा तो 2 इस 6 का इसका मतलब कितना? 36। और इन 36 में 5 दोनों पर 5 आए, इसकी संभावना कितनी होती है? 1। जैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग,
एक एक होता है, एक दो होगा, फिर एक तीन ऐसे ही हो जाएगा, एक छह। फिर यहाँ पर दो एक हो जाएगा, दो दो हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, दो छह। उसी तरह से तीन एक होगा, तीन दो होगा, इस तरह से तीन तीन हो जाएगा, इस तरह से अगला आएगा, तीन छह होगा। चार एक, चार दो, चार एक है, यहाँ चार दो हो जाएगा, चार तीन हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा, चार छह हो जाएगा। पांच एक होगा, पांच दो होगा, ठीक है ना, पांच तीन हो जाएगा, पांच चार हो जाएगा, और पांच पांच आएगा, अगला हो जाएगा पांच छह। उसी तरह से हो जाएगा छह एक, इसी तरह से हो जाएगा लास्ट में जी छह और छह। दोनों को पासा, दोनों पर क्या चाहिए, पांच आना चाहिए। तो पूरी में एक बार आया है तो एक बार संभव मान हो गया, टोटल पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा 36, तो एक बटे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 38 नंबर की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि 4 5 9 11 x का माध्य दे दिया है, माध्य 7 है। x का मान निकालना है 6 4 8 7, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, x का मान निकालना है। देखिए माध्य इक्वल टू क्या होता है, माध्य इक्वल टू सभी आंकड़ों का योग 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x बटे में कुल आंकड़ा टोटल 5 है, मान लीजिए 7 9 18 18, ये हो जाएगा 29 प्लस x बटे में कितना 5 हो जाएगा। तिरछा तिरछी बड़ा कीजिए, 29 प्लस x 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 29 सॉरी 35 माइनस हो जाएगा 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, कम से कम 40 मार्क है हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, और क्वेश्चन का है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, क्या वास्तविक असमान होगा, वास्तविक समान होगा, कि अवास्तविक होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो कल हम चर्चा किए थे विवेचक के बारे में, जो होता है b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c। हम चर्चा किए थे कि अगर ये 0 के बराबर हो गया तब तो रियल होगा, यानी वास्तविक होगा और समान होगा। तो वैल्यू निकाल कर लीजिए, क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपका a है, या आपका b है, या आपका c है। 4 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू है 4, c का वैल्यू 1, 4 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। कैसा हो जाएगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंतिम क्वेश्चन, फिर इसके बाद अगले वीडियो में चलेंगे हम लोग। और 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अब यहां थीटा का वैल्यू निकालना लीजिए, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री बटे में 3 है, तो 30 3 90 हो जाएगा ना। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है ये भी बताना है आप लोगों को, और sin 30 का वैल्यू होता है 1 बटे में 2। ठीक है, इसका हम लोग आगे चलेंगे कल के क्लास में, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। धन्यवाद।